साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इसी बुक का खंड 2 का 7वें भाग का पहला बयान। तो आइए साथियों, मज़ा लेते हैं इस जादुई कहानी का। नागर थोड़ी दूर पश्चिम जाकर घूमी और उस सड़क पर चलने लगी जो रोहतासगढ़ की तरफ गई थी। पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि नागर का दिल कितना मजबूत और कठोर था। उन दिनों जो रास्ता काशी से रोहतासगढ़ को जाता था वह बहुत ही भयानक और ख़तरनाक था। कहीं कहीं तो बिल्कुल ही मैदान में जाना पड़ता था और कहीं गहन पड़ता था। इसके अतिरिक्त उस रास्ते में लुटेरों और डाकुओं का डर तो हरदम बना ही रहता था। मगर इन सब बातों पर जरा भी ध्यान न देकर नागर ने अकेले ही सफ़र करना पसंद किया। इसी से कहना पड़ता है कि वह बहुत ही दिलावर, निडर और संगदिल औरत थी। शायद उसे अपनी अय्यारी का भरोसा या घमंड हो, क्योंकि अय्यार लोग यमराज से भी नहीं डरते, और जिस अय्यार का दिल इतना मजबूत न हो उसे अय्यार कहना भी नहीं चाहिए। नागर एक नौजवान मर्द की सूरत बनाकर तेज़ और मजबूत घोड़े पर सवार तेज़ी के साथ रोहतासगढ़ की तरफ जा रही थी। उसकी कमर में अय्यारी का बटुआ, खंजर, कटार और एक पत्थर कला भी था। दोपहर होते होते उसने लगभग 25 कोस का रास्ता तय किया और इसके बाद एक ऐसे गहन वन में पहुंची जिसके अंदर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती थी। केवल एक पगडंडी सड़क थी जिस पर बहुत संभल कर सवारों को सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि उसके दोनों तरफ कटीले दरख्त और झाड़ियाँ थी। इस जंगल के बाहर एक चौड़ी सड़क भी थी जिस पर गाड़ी और छकड़े वाले जाते थे, मगर घुमाव और चक्कर पड़ने के कारण उस रास्ते को छोड़कर घुड़सवार और पैदल लोग अक्सर इसी जंगल में से होकर जाया करते थे जिसमें इस समय नागर जा रही है, क्योंकि इधर से कई कोस का बचाव पड़ता था। पत्थर कला उस छोटी सी बंदूक को कहते हैं जिसके घोड़े में चकमक लगा होता है, जो रंजक पर गिरकर आग पैदा करता है। यकायक नागर का घोड़ा भड़का और रुककर अपने दोनों कान आगे की तरफ करके देखने लगा। नागर सह सवारी का फ़न बखूबी जानती और अच्छी तरह समझती थी, इसलिए घोड़े के भड़कने और रुकने से उसे किसी तरह का रंज नहीं हुआ, बल्कि वह चौकन्नी हो गई और बड़े गौर से चारों तरफ देखने लगी। अचानक सामने की तरफ पगडंडी के बीचों बीच में बैठे हुए एक शेर पर उसकी निगाह पड़ी, जिसका पिछला भाग नागर की तरफ था, अर्थात मुँह उस तरफ था जिधर नागर जा रही थी। नागर बड़े गौर से शेर को देखने और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। अभी उसने कोई राय पक्की नहीं की थी कि दाहिनी बगल की झाड़ी में से एक आदमी निकलकर बढ़ा और फुर्ती के साथ घोड़े के पास आ पहुंचा, जिसे देखते ही वह चौंक पड़ी और घबराहट के मारे बोल उठी, ओफ, मुझे बड़ा भारी धोखा दिया गया है। साथ ही इसके वह अपना हाथ पत्थर कले पर ले गई, मगर उस आदमी ने इसे कुछ भी न करने दिया। उसने नागर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एक झटका ऐसा दिया कि वह घोड़े के नीचे आ रही। वह आदमी तुरंत उसकी छाती पर सवार हो गया और उसके दोनों हाथ कब्जे में कर लिए। यद्यपि नागर को विश्वास हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती थी, तो भी उसने बड़ी दिलेरी से अपने दुश्मन की तरफ देखा और कहा, नागर, बेशक उस हरामजादी ने मुझे पूरा धोखा दिया, मगर भूतनाथ, तुम मुझे मारकर ज़रूर पछताओगे। वह कागज़ जिसके मिलने की उम्मीद में तुम मुझे मार रहे हो तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उसे अपने साथ नहीं लाई हूँ। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मेरी तलाशी ले लो, और बिना वह कागज़ पाए मेरे या मनोरमा के साथ बुराई करना तुम्हारे हक़ में ठीक नहीं है। इसे तुम अच्छी तरह जानते हो। भूतनाथ, अब मैं तुझे किसी तरह छोड़ नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि वे कागजात जिनके सबब से मैं तुझ जैसी कमीनों की ताबेदारी करने पर मजबूर हो रहा हूँ, इस समय ज़रूर तेरे पास है, तथा इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कमलनी ने अपना वादा पूरा किया और कागज़ों के सहित तुझे मेरे हाथ फंसाया। अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकती, और न तलाशी लेने की नीयत से मैं तुझे कब्जे से छोड़ ही सकता हूँ। तेरा ज़मीन से उठना मेरे लिए काल हो जाएगा, क्योंकि फिर तू हाथ नहीं आएगी। नागर चौंक कर और ताज्जुब से, हैं, तो क्या वह कमबख्त कमलनी थी जिसने मुझे धोखा दिया? अफसोस, शिकार घर में आकर निकल गया। खैर, जो तेरे जी में आए कर। यदि मेरे मारने ही में तेरी भलाई हो तो मार, मगर मेरी एक बात सुन ले। भूतनाथ, अच्छा, कहे, क्या कहती है? थोड़ी देर तक ठहर जाने में मेरा कोई हर्ज भी नहीं। नागर,
इसमें तो कोई शक नहीं कि अपने कागजात, जिन्हें तेरा जीवन चरित्र कहना चाहिए, उन्हें लेने के लिए ही तू मुझे मारना चाहता है। भूतनाथ, बेशक ऐसा ही है। यदि वह मुट्ठा मेरे हाथ का लिखा हुआ न होता तो मुझे उसकी परवाह न होती। नागर, हाँ ठीक है, परंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मुझे मारकर तू वे कागजात न पावेगा। खैर, जब मैं इस दुनिया से जाती ही हूँ तो क्या ज़रूरत है तुझे भी बर्बाद करती जाऊँ। मैं तेरी लिखी चीज़ें खुशी से तेरे हवाले करती हूँ। मेरा दाहिना हाथ छोड़ दे, मैं तुझे बता दूँ कि मुझे मारने के बाद वे कागजात तुझे कहाँ से मिलेंगे। भूतनाथ इतना डरपोक और कमज़ोर भी न था कि नागर का केवल दाहिना हाथ, जिसमें हरवे की किस्म से एक कांटा भी न था, छोड़ने से डर जाए। उसने ये भी सोचा कि जब ये स्वयं ही कागजात देने को तैयार है तो क्यों न ले लिए जाएं। कौन ठिकाना इसे मारने के बाद कागजात हाथ न लगें। थोड़ी देर कुछ सोच विचार कर भूतनाथ ने नागर का दाहिना हाथ छोड़ दिया, जिसके साथ ही उसने फुर्ती से वह हाथ भूतनाथ के गाल पर दबाकर फेरा। भूतनाथ को ऐसा मालूम हुआ कि नागर ने एक सुई उसके गाल में चुभो दी, मगर वास्तव में ऐसा नहीं था। नागर की उंगली में एक अंगूठी थी, जिस पर नगीने की जगह स्याह रंग का कोई पत्थर जड़ा हुआ था। वही भूतनाथ के गाल में गड़ा, जिससे एक लकीर सी पड़ गई और जरा खून भी दिखाई देने लगा। पर मालूम होता है कि वह नुकीला स्याह पत्थर जो अंगूठी में जड़ा हुआ था, किसी प्रकार का जहर हलाहल था, जो खून के साथ मिलते ही अपना काम कर गया। क्योंकि उसने भूतनाथ को बात करने की मोहलत नहीं दी, वह एकदम चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और नागर उसके कब्जे से छूटकर अलग हो गई। नागर ने घोड़े की बागडोर, जो 4 जामे में बंधी हुई थी, खोली और उसी से भूतनाथ के हाथ पैर बांधने के बाद एक पेड़ के साथ कस दिया। इसके बाद उसने अपने अय्यारी के बटुए में से एक शीशी निकाली, जिसमें किसी प्रकार का तेल था। उसने थोड़ा तेल उसमें से भूतनाथ के गाल पर, उसी जगह जहाँ लकीर पड़ी हुई थी, मला। देखते ही देखते उस जगह एक बड़ा फपोला पड़ गया। नागर ने खंजर की नोक से उस फपोले में छेद कर दिया, जिससे उसके अंदर का बिल्कुल पानी निकल गया और भूतनाथ होश में आ गया। नागर, क्यों वे कमबख्त, अपने किए की सज़ा पा चुका या कुछ कसर है? तूने देखा मेरे पास कैसी अद्भुत चीज़ है। अगर हाथी भी हो तो इस जहर को बर्दाश्त न कर सके और मर जाए। तेरी क्या हकीकत है? भूतनाथ, बेशक ऐसा ही है, और अब मुझे निश्चय हो गया कि मेरी किस्मत में जरा भी सुख भोगना बदा नहीं है। नागर, साथ ही इसके तुझे ये भी मालूम हो गया कि इस जहर को मैं सहज ही में उतार भी सकती हूँ। इसमें संदेह नहीं कि तू मर चुका था, मगर मैंने इसलिए तुझे जिला दिया कि अपने लिखे हुए कागज़ों का हाल दुनिया में फैला हुआ तू स्वयं देख और सुन ले, क्योंकि उससे बढ़कर कोई दुख तेरे लिए नहीं है। पर यह भी देख ले कि उस कमबख्त कमलनी के साथ मैंने क्या किया, जिसने मुझे धोखे में डाला था। इस समय वह मेरे कब्जे में है, क्योंकि कल वह मेरे घर में ज़रूर आकर के टिकेगी। आहा, अब मैं समझ गई कि रात वाले अद्भुत मामले की जड़ भी वही है। ज़रूर ही इस मुर्दे शेर को रास्ते में तूने ही बिठाया होगा। भूतनाथ, आँखों में आंसू भरकर, अब की दफ़े मुझे माफ़ करो, जो कुछ हुक्म दो मैं करने को तैयार हूँ। नागर, मैं अभी कह चुकी हूँ कि तुझे मारूंगी नहीं, फिर इतना क्यों डरता है? भूतनाथ, नहीं नहीं, मैं वैसी ज़िंदगी नहीं चाहता जैसी तुम देती हो। हाँ, यदि इस बात का वादा करो कि वे कागजात किसी दूसरे को न दोगी, तो मैं वे सब काम करने के लिए तैयार हूँ जिनसे पहले इनकार करता था। नागर, मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि आखिर तुझे ज़िंदा छोड़ूंगी ही, और यदि मेरे काम से तू जी न चुरावेगा तो मैं तेरे कागजात भी बड़ी हिफाजत से रखूँगी। हाँ, खूब याद आया, उस चिट्ठी को तो ज़रा पढ़ना चाहिए, जो उस कमबख्त कमलनी ने यह कहकर दी थी कि मुलाकात होने पर मनोरमा को दे देना। यह सोचते ही नागर ने बटुए में से वह चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगी। यह लिखा हुआ था, जिस काम के लिए मैं आई थी, ईश्वर की कृपा से वह काम बखूबी हो गया। वे कागजात इसके पास हैं, ले लेना। दुनिया में यह बात मशहूर है कि उस आदमी का जहान से उठ जाना ही अच्छा है जिससे भलों को कष्ट पहुँचे। मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ बैठी हूँ। नागर, देखो, नालायक ने चिट्ठी भी लिखी तो ऐसे ढंग से कि यदि मैं चोरी से पढ़ूँ भी तो किसी तरह का शक न हो और इसका पता भी न लगे कि यह भूतनाथ के नाम लिखी गई है या मनोरमा के। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को भी बचा ले गई। उसने यही सोच के चिट्ठी मुझे दी होगी कि जब यह भूतनाथ के कब्जे में आ जाएगी
और वह इसकी तलाशी लेगा तो यह चिट्ठी उसके हाथ लग जाएगी, और जब वह पढ़ेगा तो नागर को अवश्य मार डालेगा और फिर तुरंत आकर मुझसे मिलेगा, जिसमें वह किशोरी को छुड़ा ले। अच्छा कमबख्त, देख मैं तेरे साथ क्या सलूक करती हूँ। भूतनाथ, अच्छा इतना वादा तो मैं कर ही चुका हूँ कि हर तरह से तुम्हारी ताबेदारी करूँगा और जो कुछ तुम कहोगी बेउज्र बजा लाऊँगा। अब इस समय मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ जिसे जानकर तुम बहुत प्रसन्न होगी। नागर, कहो क्या कहते हो, शायद तुम्हारी नेक चलने का सबूत मिल जाए। भूतनाथ, मेरे हाथ तो बंधे हैं, खैर तुम ही जाओ, मेरी कमर से खंजर निकालो, उसके साथ एक पुर्जा बंधा है, खोलकर पढ़ो, देखो क्या लिखा है। नागर भूतनाथ के पास गई और उसकी कमर से खंजर निकालना चाहा, मगर खंजर पर हाथ पड़ते ही उसके बदन में बिजली दौड़ गई और वह कांप कर ज़मीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। भूतनाथ पुकार उठा, वह मारा उस तिलिस्मी खंजर का हाल जो कमलनी ने भूतनाथ को दिया था। पाठक बखूबी जानते ही हैं, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। इस समय वही खंजर भूतनाथ की कमर में था। उसकी तासीर से नागर बिल्कुल बेखबर थी। वह नहीं जानती थी कि जिसके पास उसके जोड़ की अंगूठी न हो वह उस खंजर को छू नहीं सकता। अब भूतनाथ का जी ठिकाने हुआ और वह अपने छूटने का उद्योग करने लगा, परंतु हाथ पैर बंधे रहने के कारण कुछ नहीं कर सका। आखिर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिससे किसी आते जाते मुसाफिर के कान में आवाज़ पड़े तो वह आकर उसको छुड़ावे। 2 घंटे बीत गए मगर किसी मुसाफिर के कान में भूतनाथ की आवाज़ न पड़ी और तब तक नागर भी होश में आकर उठ बैठी। तो साथियों, अब हम पढ़ते हैं दूसरा बयान। हम ऊपर लिखाए हैं कि राजा वीरेंद्र सिंह तिलिस्मी खंडर से, जिसमें दोनों कुमार और तारा सिंह इत्यादि गिरफ्तार हो गए थे, निकलकर रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए तो तेज सिंह उनसे कुछ कह सुनकर अलग हो गए और उनके साथ रोहतासगढ़ न गए। अब हम ये लिखना मुनासिब समझते हैं कि राजा वीरेंद्र सिंह से अलग होकर तेज सिंह ने क्या किया। एक दिन और रात उस खंडर के चारों तरफ जंगल और मैदान में तेज सिंह घूमते रहे, मगर कुछ काम न चला। दूसरे दिन वे एक छोटे से पुराने शिवालय के पास पहुँचे, जिसके चारों तरफ बेल और परिजात के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, जिसके सबब से वह स्थान बहुत ठंडा और रमणीक मालूम होता था। तेज सिंह शिवालय के अंदर गए और शिवजी का दर्शन करने के बाद बाहर निकल आए। उसी जगह से बेलपत्र तोड़कर शिवजी की पूजा की और फिर उस चश्मे के किनारे जो मंदिर के पीछे की तरफ बह रहा था बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इस समय तेज सिंह एक मामूली जमींदार की सूरत में थे और यह स्थान भी उस खंडर से बहुत दूर न था। थोड़ी देर बाद तेज सिंह के कान में आदमियों के बोलने की आवाज़ आई। बात साफ समझ में नहीं आती थी, इससे मालूम हुआ कि वे लोग कुछ दूर पर है। तेज सिंह ने सिर उठाकर देखा तो कुछ दूर पर 2 आदमी दिखाई पड़े जो उस शिवालय की तरफ आ रहे थे। तेज सिंह चश्मे के किनारे से उठ खड़े हुए और एक झाड़ी के अंदर छिपकर देखने लगे कि वे लोग कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। इन दोनों की पोशाकें उन लोगों से बहुत कुछ मिलती थी जो तारा सिंह की चालाकी से तिलिस्मी खंडर में बेहोश हुए थे और जिन्हें राजा वीरेंद्र सिंह साधु बाबा यानी तिलिस्मी दरोगा के सहित कैदी बनाकर रोहतासगढ़ ले गए थे। इसलिए तेज सिंह ने सोचा कि ये दोनों आदमी भी ज़रूर उन्हीं लोगों में से है जिनकी बदौलत हम लोग दुख भोग रहे हैं। अस्तु इन लोगों में से किसी को फंसाकर अपना काम निकालना चाहिए। तेज सिंह के देखते ही देखते वे दोनों आदमी वहां पहुंचकर उस शिवालय के अंदर घुस गए और लगभग 2 घड़ी के बीच जाने पर भी बाहर न निकले। तेज सिंह ने छिपकर राह देखना उचित न जाना। वह झाड़ी में से निकलकर शिवालय में आए, मगर झांक कर देखा तो शिवालय के अंदर किसी आदमी की आहट न मिली। ताज्जुब करते हुए शिवलिंग के पास तक चले गए, मगर किसी आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी। तेज सिंह तिलिस्मी कारखाने और अद्भुत मकानों तथा तहखानों की हालत से बहुत कुछ वाकिफ़ हो चुके थे, इसलिए समझ गए कि इस शिवालय के अंदर कोई गुप्त राह या तहखाना अवश्य है और इसी सबब से ये दोनों आदमी गायब हो गए हैं। शिवालय के सामने की तरफ बेल का एक पेड़ था, उसी के नीचे तेज सिंह यह निश्चय करके बैठ गए कि जब तक वे लोग अथवा उनमें से कोई एक बाहर न आएगा तब तक यहाँ से न टलेंगे। आखिर घंटे भर के बाद उन्हीं में से एक आदमी शिवालय के अंदर से बाहर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखते ही तेज सिंह उठ खड़े हुए, निगाह मिलते ही झुककर सलाम किया और तब कहा, ईश्वर आपका भला करे, मेरे भाई की जान बचाइए। आदमी, तू कौन है और तेरा भाई कहाँ है? तेज, मैं जमींदार हूँ, हाथ का इशारा करके उस झाड़ी के दूसरी ओर मेरा भाई है, बेचारे को एक बुढ़िया व्यर्थ मार रही है। आप
पुजारी जी है, धर्मात्मा है, किसी तरह मेरे भाई को बचाइए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। गिड़गिड़ाकर, बस अब देर न कीजिए, ईश्वर आपका भला करे। तेज सिंह की बातें सुनकर उस आदमी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ, और बेशक ताज्जुब की बात भी थी, क्योंकि तेज सिंह बदन के मजबूत और निरोग मालूम होते थे। देखने वाला कह सकता था कि बेशक इसका भाई भी वैसा ही होगा। फिर ऐसे दो आदमियों के मुकाबले में एक बूढ़ी औरत का ज़बरदस्त पड़ना ताज्जुब नहीं तो क्या है। आखिर बहुत कुछ सोच विचार कर उस आदमी ने तेज सिंह से कहा, खैर चलो देखें वह बुढ़िया कैसी पहलवान है। उस आदमी को साथ लिए हुए तेज सिंह शिवालय से कुछ दूर चले गए और एक गुंजान झाड़ी के पास पहुंचकर इधर उधर घूमने लगे। आदमी, तुम्हारा भाई कहाँ है? तेज, उसी को तो ढूंढ रहा हूँ। आदमी, क्या तुम्हें याद नहीं कि उसे किस जगह छोड़ गए थे? तेज, राम राम, कैसी बेवकूफ़ से पाला पड़ा। अरे कमबख्त, जब जगह याद नहीं तो यहाँ तक कैसे आए? आदमी, पाजी कहीं का, हम तो तेरी मदद को आए और तू हमें ही कमबख्त कहता है। तेज, बेशक तू कमबख्त नहीं बल्कि कमीना है। तू मेरी मदद क्या करेगा जब तू अपने ही को नहीं बचा सकता? इतना सुनते ही वह आदमी चौकन्ना हो गया और बड़े गौर से तेज सिंह की तरफ देखने लगा। जब उसे भी निश्चय हो गया कि यह कोई अय्यार है, तब उसने खंजर निकालकर तेज सिंह पर वार किया। तेज सिंह ने वार बचाकर उसकी कलाई पकड़ ली और एक झटका ऐसा दिया कि खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वह और कुछ चोट करने की फिक्र ही में था कि तेज सिंह ने उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया और बात की बात में ज़मीन पर दे मारा। वह घबराकर चिल्लाने लगा, मगर इससे भी कुछ काम न चला, क्योंकि उसके नाक में बेहोशी की दवा ज़बरदस्ती ठूंस दी गई और एक छींक मारकर वह बेहोश हो गया। उस बेहोश आदमी को उठाकर तेज सिंह एक ऐसी झाड़ी में घुस गए जहाँ से आते जाते मुसाफिरों को वे बखूबी देख सकते थे, मगर उन पर किसी की निगाह नहीं पड़ती। उस बेहोश आदमी को ज़मीन पर लेटा देने के बाद तेज सिंह चारों तरफ देखने लगे और जब किसी को न पाया तो धीरे से बोले, अफसोस, इस समय मैं अकेला हूँ। यदि मेरा कोई साथी होता तो इसे रोहतासगढ़ भेजवा कर बेखौफ हो जाता और बेफिक्री के साथ काम करता। खैर कोई चिंता नहीं, अब किसी तरह काम तो निकालना ही पड़ेगा। तेज सिंह ने अय्यारी का बटुआ खोला और आईना निकालकर सामने रखा। अपनी सूरत ठीक वैसी ही बनाई जैसी कि वह आदमी था। इसके बाद अपने कपड़े उतार कर रख दिए और उसके बदन से कपड़े उतार कर आप पहन लेने के बाद उसकी सूरत बदलने लगे। किसी तेज़ दवा से उसके चेहरे पर कई जख्म के दाग ऐसे बनाए कि सिवाय तेज सिंह के दूसरा कोई छुड़ा ही नहीं सकता था, और मालूम ऐसा होता था कि ये जख्म के दाग कई वर्षों से उसके चेहरे पर मौजूद है। इसके बाद उसका तमाम बदन एक स्याह मसाले से रंग दिया। इसमें यह गुण था कि जिस जगह लगाया जाए वह आबनूस के रंग की तरह स्याह हो जाए, और जब तक केले के अर्क से न धोया जाए वह दाग किसी तरह न छूटे, चाहे बरसों बीत जाए। वह आदमी गोरा था, मगर अब पूर्ण रूप से काला हो गया था। चेहरे पर कई जख्म के निशान भी बन गए। तेज सिंह ने बड़े गौर से उसकी सूरत देखी और इस ढंग से गर्दन हिलाकर उठ खड़े हुए कि जिससे उसके दिल का भाव साफ झलक गया। तेज सिंह ने सोच लिया कि बस इसकी सूरत बखूबी बदल गई, अब और कोई कारीगरी करने की आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में ऐसा ही था भी। दूसरे की बात तो दूर रही, यदि उसकी माँ भी उसे देखती तो अपने लड़के को कभी नहीं पहचान सकती। उस आदमी की कमर के साथ अय्यारी का बटुआ था। तेज सिंह ने उसे खोल लिया और अपने बटुए की कुल चीज़ें उसमें रखकर अपना बटुआ उसकी कमर से बांध दिया और वहाँ से रवाना हो गए। तेज सिंह फिर उसी शिवालय के सामने आए और एक बेल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ गाने लगे। दिन केवल घंटे भर बाकी रह गया था जब वह दूसरा आदमी भी शिवालय के बाहर निकला। तेज सिंह को, जो उसके साथी की सूरत में थे, पेड़ के नीचे मौजूद पाकर वह गुस्से में आ गया और उनके पास जाकर कड़ी आवाज़ में बोला, वाह जी बिहारी सिंह, अभी तक आप यहाँ बैठे गीत गा रहे हैं। तेज सिंह को इतना मालूम हो गया कि हम जिसकी सूरत में हैं उसका नाम बिहारी सिंह है। अब जब तक ये अपनी असली सूरत में न आए हम भी इन्हें बिहारी सिंह के ही नाम से लिखेंगे। हाँ, कहीं कहीं तेज सिंह लिख जाएं तो कोई हर्ज भी नहीं है। बिहारी सिंह ने अपने साथी की बात सुनकर गाना बंद किया और उसकी तरफ देख के कहा, बिहारी, 2-3 दफ़े खांस कर बोलो मत, इस समय मुझे खांसी हो गई है, आवाज़ भारी हो रही है, जितना कोशिश करता हूँ उतना ही गाना बिगड़ जाता है। खैर तुम भी आ जाओ और ज़रा सुर में सुर मिलाकर साथ गाओ तो। वाह क्या बात है, मालूम होता है तुम कुछ पागल हो गए हो। मालिक का काम गया जहन्नुम में और हम लोग बैठे गाया करें। बिहारी, वाह जरा सी बूटी ने क्या मज़ा दिखाया। आहा, जीते रहो पट्टे, ईश्वर तुम्हारा भला करे, खूब सिद्धि पिलाई। वह
बिहारी सिंह, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम तो ऐसे न थे। बिहारी, जब न थे तब बुरे थे, जब हैं तो अच्छे हैं। तुम्हारी बात ही क्या है? 17 हाथी जलपान करके बैठा हूँ, कम वक्त ने जरा नमक भी नहीं दिया, फीका ही उड़ाना पड़ा। ही, आओ एक गधा तुम भी खा लो। नहीं नहीं सुअर, अच्छा कुत्ता ही सही। ओहो हो, क्या दूर की सूझी। बच्चा जी अय्यारी करने बैठे हैं, हल जोतना आता ही नहीं, जिन पकड़ने लगे। हा, वाह रे बूटी, अभी तक जीभ चटचटाती है। लो देख लो, जीभ चटचटा कर दिखाता है वह। अफसोस। बिहारी, अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा? जो होना था वह तो हो गया, जाके पिंडदान करो। हाँ ये तो बताओ, पितर मिलोनी कब करोगे? मैं जाता हूँ, तुम्हारी तरफ से ब्राह्मणों को नेता दे के आता हूँ। वह गर्दन हिलाकर, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम पूरे पागल हो गए हो, तुम्हें ज़रूर किसी ने कुछ खिला पिला दिया है। बिहारी, न इसमें संदेह न उसमें संदेह, पागल की बातचीत तो बिल्कुल जाने दो, क्योंकि तुम लोगों में केवल मैं ही हूँ सो हूँ, बाकी सब पागल। खिलाने वाले की ऐसी तैसी, पिलाने वाले का बोलबाला। एक लोटा भांग दो, 235 13.5 आना। लोटा निशान। अय्यारी के नुस्खे एक से एक बढ़ के याद है। जहाज़ की पाल भी खूब ही उड़ती है। वाह कैसी अंधेरी रात है, बाप रे बाप, सूरज भी अस्त हुआ ही चाहता है। तुम भी नहीं, हम भी नहीं। अच्छा तुम भी सही, बड़े अक्लमंद हो। अकिल अकिल अकिल, मंद मंद मंद। कुछ देर तक चुप रहकर, अरे बाप रे बाप, मैया री मैया, बड़ा ही गजब हो गया। मैं तो अपना नाम भी भूल गया। अभी तक तो याद था कि मेरा नाम बिहारी सिंह है, मगर अब भूल गया। तुम्हारे सिर की कसम, जो कुछ भी याद हो। भाई यार दोस्त मेरे, ज़रा बता दो तो मेरा नाम क्या है? वह, अफसोस। रानी मुझी को दोष देगी, कहेगी कि हरनाम सिंह अपने साथी की हिफाजत न कर सका। बिहारी, ही, वाह रे भाई हरनाम सिंह, अलिफ बेते से चे छे जय छे उल्लू की दुम फाख्ता। हरनाम सिंह को विश्वास हो गया कि ज़रूर किसी अय्यार की शैतानी से, जिसने कुछ खिलाया पिला दिया है, हमारा साथी बिहारी सिंह पागल हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं। उसने सोचा कि अब इससे कुछ कहना सुनना उचित नहीं, इसे इस समय किसी तरह फुसलाकर घर ले चलना चाहिए। हरनाम, अच्छा यार अब देर हो गई, चलो घर चलें। बिहारी, क्या हम औरत हैं कि घर चलें? चलो जंगल में चलें, शेर का शिकार खेलें, रंडी का नाच देखें, तुम्हारा गाना सुनें और सबके अंत में तुम्हारे सिराने बैठकर रोएं। ही। हरनाम, खैर जंगल में ही चलो। बिहारी, हम क्या साधु बैरागी या उदासी हैं कि जंगल में जाएं? बस इसी जगह रहेंगे, भंग पिएंगे, चैन करेंगे, ये भी जंगल ही है। तुम्हारे जैसे गधों का शिकार करेंगे। गधे भी कैसे कि बस पूरे अंधे, इधर उधर देखकर। 7 5 12 5 3 घंटे बीत गए, अभी तक भंग लेकर नहीं आया। पूरा झूठा निकला, मगर मुझसे बढ़ के नहीं, बदमाश है, लुच्चा है। अब उसकी राह या सड़क नहीं देखूंगा। चलो भाई साहब चलें, घर ही की तरफ मुँह करना उत्तम है, मगर मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे कुछ सूझता नहीं।